आज पॉप मीडिया इंडिया के माध्यम से हम आपका परिचय साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े उन साहित्यकारों में एक श्री कौतुक जी का परिचय करा रहे हैं, जिन्होंने अपने लेखन, अपनी कलम के पैनेपन को लेकर के न केवल सुधी पाठकों को आंदोलित किया है, बल्कि देश विदेश के पाठकों के बीच में अपनी गहरी जगह बनाई है। उनका साहित्यिक लेखन, अवदान, उनकी सोच, उनकी ऊर्जा, ये अपने आप में उन पाठकों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। कौतुक जी ने अपने जीवन के 60 वर्ष की लेखन यात्रा में 60 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया और उनका सृजन करते हुए आम पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी सोच समकालीन सामाजिक विरुद्धताओं को लेकर रही, विडंबनाओं को लेकर रही, मानवीय चेतना से जुड़ी हुई उन तमाम ग्रंथियों को हल करने के लिए जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को कहीं न कहीं से परेशान करती है, उसके सोच को कुंद करने का प्रयास करती है, उसके आयामों को बदलने का प्रयास करती है। आम आदमी के जीवन को जिस तरह से उन्होंने सहजता से अनुभव करते हुए उसे मार्गदर्शन देने का काम किया, यह कौतुक जी की कलम का ही कमाल रहा। आज मैं चाहूँगा कि हम कौतुक जी के साथ उनके अनुभवों की यात्रा, उनके सोच, उनके चिंतन मनन के विषय में चर्चा करेंगे और उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार कौतुक जी। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि कौतुक सरनेम जो है, ये नाम है, उपनाम है, साहित्यिक उपनाम है, आखिर ये क्या चीज़ है जो कौतुक के साथ में पाठकों को जोड़े रखता है? कृपया इसके बारे में बताएं। देखिए पंडित जी, वैसे मैं सदाशिव सिसोदिया था जी। जब मैं 7वीं 8वीं में था अपने विद्यालय में, तो वहाँ पर एक बार श्री कृष्ण सरल जो बहुत बड़े कवि हो चुके हैं, वो उनके मित्र से मिलने आए थे। जी हाँ। तो हम मित्रों ने मिलकर वहाँ एक गोष्ठी रखी स्कूल में कि सरल जैसे कविताएँ सुनेंगे। तो मेरे प्रिंसिपल साहब जामगांवकर साहब थे, उन्होंने मुझे पहले प्रस्तुत किया कि भैया हमारे स्कूल का बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है और ये बहुत अच्छी कविताएं करता है। इसने 2 नाटक भी लिखे हैं, 2 खंडिका भी लिखे हैं और निमाड़ी और हिंदी दोनों में कविताओं का संग्रह किया है। बहुत बढ़िया। तो मुझे कविता प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मैंने कविता प्रस्तुत की और मेरे परिचय में सर ने ये बताया कि ये एक मजदूर का बेटा है और इसको गॉड गिफ्ट है, ये तबला बजा लेता है और न कोई अखबार आता है इसके घर पर और न कोई लाइब्रेरी है हमारे गांव में, मगर ये अपनी स्वप्रेरणा से, बहुत बढ़िया, अपने अनुभव से जो है ये साहित्य रचता है। तो सरल जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे सहसा कौतुक उपनाम दे दिया। ये मेरा साहित्यिक उपनाम है। बहुत बढ़िया। यानी कौतुक साहित्यिक नाम से जो सृजन यात्रा की शुरुआत हुई, वो लगातार 60 वर्षों से अभी भी जारी है। और इस बीच आपने कई पुस्तकों का लेखन किया है। जी हाँ। और मैं चाहूँगा कि आपसे इन्हीं पुस्तकों पे कुछ चर्चा भी की जाए। जी हाँ। आपकी पुस्तक जो आप देख रहे हैं, ओलज होता हुआ सच, ओझल, हाँ, ओझल होता हुआ सच, इसमें क्या बातों को आपने मार्गदर्शित किया है? किस बात को लेकर आपने इसमें पाठकों से संबंध बनाए हैं? जी हाँ पंडित जी, मेरा लेखन पूरा जो है निम्न और मध्यम वर्गीय समाज के ऊपर है और समाज में जो तमाम विद्रूपताएँ, विसंगतियाँ, बेरोजगारी, शोषण, इस तरह की जितनी भी विसंगतियाँ हैं उन पर ही मैंने अधिकतर कलम चलाई है और उसी संदर्भों को लेकर जो है ये कविता संग्रह मेरा, जी हाँ, इसमें कविताएँ मैंने प्रकाशित कर दी। बहुत बढ़िया। कविताओं के अलावा मैं हाइकू जैसे जापानी विधा के ऊपर भी कलम चलाई है। जी हाँ। तो हाइकू के लेखन के अंदर किस तरीके के व्याकरण की उपलब्धि होना चाहिए, आप बताएंगे? जी हाँ। हाइकू वैसे जापानी छंद कहा जाता है। जी हाँ। और हाइकू में 17 अक्षर होते हैं। जी हाँ। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। और इन 17 अक्षरों में 3 पंक्तियों में
आपको एक कोई बड़ी बात, एक बड़ा विचार, एक बड़ा थॉट जो है उसमें देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। और वैसे हाइकू की जो है, ये कहा जाए कि हाइकू अधिकांश जो है वो प्रकृति केंद्रित होते हैं, कहीं न कहीं उसमें प्रकृति का दर्शन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस तरह मेरे 5 हाइकू संग्रह प्रकाशित हुए। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। इस नई विधा के अंदर आपने लेखन किया है। आपकी ये पुस्तक ताल बेताल, ये जी। अपने आप में एक नया जिसको हम कह सकते हैं कि एक विषय रहा। ताल बेताल दोनों अपने आप के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं। जी जी। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप पाठकों से क्या सरोकार रखना चाहते हैं? कि इस संग्रह में मेरे गीत, गज़ल और कुछ लोकगीतों का समावेश है। बहुत बढ़िया। तो ये जो अलग अलग 2-3 विधाओं को संग्रहित मैंने किया है, तो इसमें हो सकता है कि कोई ताल में हो, कोई बेताल में भी हो। तो राइट। इसलिए मैंने इस संग्रह का नाम जो है ताल बेताल रखा है। जी हाँ। लेखन के क्षेत्र में आपने जो गतिविधियों को अंजाम दिया, आप साहित्यिक सम्मेलनों में भी आते जाते रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में आपका कई देशों में आना जाना हुआ। तो भारतीय पाठकों के लेखन, भारतीय पाठकों का एक सोच से विदेशी सभ्यता के अंदर जो लोग इन दिनों साहित्यिक सृजन में लगे हैं, जी हाँ। हिंदी का साहित्य वहाँ पे कम लिखा जा रहा है, जी हाँ। परंतु जो भी लिखा जा रहा है आप उससे अवगत रहे हैं। जी हाँ। तो भारतीय लेखकों और विदेशी लेखकों जो हिंदी में लिख रहे हैं उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, लेखन का प्रभाव व्यक्ति जहाँ रहता है जी उसका तो निश्चित आता है, वहाँ का वातावरण उसमें समावेश होता है। जी फिर भी हमारे भारतीय लेखक जो लिख रहे हैं विदेशों में, उन्होंने हमारी जो भारतीयता की मूल आत्मा है उसको जीवित रखा है। बहुत बढ़िया। उन्होंने बराबर जो है हमारी जो भारतीयता जो है उसको बराबर जो है उसमें उसकी चेतना बनाए रखी है। चेतना बनाए रखी है। इस संदर्भ में मैं एक प्रश्न और अतिरिक्त जोड़ना चाहूँगा जी कि हमारे देश में आए दिनों स्पेनिश भाषा, पोलिश भाषा, रूसी भाषा, जी हाँ। इन भाषाओं के साहित्यिक कृतियों का अनुवाद होता रहा है। जी हाँ। क्या ऐसा लगना चाहिए कि हमारे जो श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ हैं देश की हिंदी के विषय में, जी हाँ। उस पर भी अनुवाद का कार्य किया जाना चाहिए? इस दिशा में क्या हम नए बच्चों को प्रेरित या प्रोत्साहित करें कि वो हिंदी साहित्य को अन्य भाषाओं के अंदर भी अवगत कराने का प्रयास करें? आपका क्या ख्याल है? देखिए, पूरी दुनिया जो है आज एक मुट्ठी में आ गई है जी और आदान प्रदान तो जो है वर्षों से जो है सदियों से हमारा विदेशों से विदेशों का हमसे चल रहा है। जी तो इस स्थिति में अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साहित्य का अनुवाद अन्य भाषाओं में हो, अन्य भाषाओं का साहित्य का अनुवाद जो है हिंदी भाषा में हो। सही बात। उससे हमें ये पता लगता है कि विदेशों में किस तरह का लिखा जा रहा है, क्या नया परिवर्तन आया है, लेखन में क्या बदलाव आए हैं। ये दोनों साहित्यकारों को, उन देशों के भी और हमारे हिंदी के साहित्यकारों को भी जो है समझना जरूरी है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाषाओं से एक दूसरी भाषा से अनुवाद होना आवश्यक। अच्छी पहल है। देखिए, साहित्य का जन्म मूलभूत ढंग से देखा जाए तो हृदय के समागम में होती हुई भावनाएं मानवीय सराकारों से होती है। जी हाँ। भाषा का जो भाग होता है वो द्वितीयक होता है। मूलतः तो भावनाओं से सरोबार होते हुए जो जी हाँ। लेखन किया जा रहा है उसके अंदर दुख पर दुख का आता, विद्रूपताएँ, विडंबनाएँ, ये सब चीज़ें मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। तो क्या ऐसा भी साहित्य हो सकता है जिसके अंदर इन सब बातों की भिन्नता न हो? हाँ, भिन्नता तो निश्चित आएगी ही, क्योंकि हर लेखक का जो सोच है अपने स्तर पर है। जी किसी का सोच जो है अपने अनुभव की पाठशाला के आधार पर है, किसी का सोच जो है वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड होने के बाद में लिख रहा है। तो ये चीज़ें तो उसमें आएगी, अंतर तो आएगा इसमें। जी हाँ। मैंने महसूस किया है कि लेखन चाहे किसी भाषा का हो, जी हाँ।
मगर उसके प्राण में हमेशा मानवीय विडंबनाएं, दुख, खुशी, एहसास, उत्साह, उमंग जैसी मूल भावनाएं हमेशा दिल को आंदोलित करती रही है। जी हाँ। चाहे वो विदेशी साहित्य हो या हमारा हिंदी साहित्य हो। जी हाँ। D.H. लॉरेंस इंग्लैंड के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार जी और उपन्यासकार रहे, जिन्होंने मानवीय प्रकृति जी हाँ। और उससे उपजी विडंबनाओं को लेकर के कई पुस्तकें का लेखन किया है। जी हाँ। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के अंदर ये तमाम चीज़ें आदमी को कहीं ना कहीं बांधे रखती है या पाठकों को बांधे रखने का प्रयास करती है। आपके साहित्यिक लेखन में सबसे प्रमुख विषय कौन सा रहा जिसमें आप ज़्यादातर रुचि में दिखते रहे? जैसे मेरे लेखन में प्रमुखता से जो है वो सामाजिक विद्वत्ताएँ, एक मजदूर वर्ग की जो है परेशानियाँ कहानियों के अंदर, कविताओं के अंदर, और जिस तरह से एक निम्न वर्ग के ऊपर जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा जो अत्याचार जी या जो उनको अनदेखा किया गया है उस पर मैंने ज़्यादा जोर दिया है। जी और ये तो तय है कि प्रकृति से अलग होकर तो न कोई लेखक हो सकता है और न कहीं कोई प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। तो प्रकृति को भी मैंने साथ में लिया है। तो पर्यावरण पर भी मैंने काफ़ी लिखा है। पर्यावरण पर मेरी एक कविता जो है महाराष्ट्र में कक्षा 10वीं बोर्ड में पढ़ाई जाती है, बहुत बढ़िया। और उस पर लाखों विद्यार्थी जो है उस पर काम कर चुके हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम जिस समय को जी रहे हैं उस समय का यथार्थ निश्चित हमारे लेखन में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। परेशान लेखन ने दुनिया को, समाज को अपने अनुभव दिए, अपनी सोच दी, अपनी वैचारिक ऊर्जा दी। जी हाँ। और ये सतत निर्बाध रूप से बह रही है। जी हाँ। आने वाली पीढ़ी जो नवोदित साहित्यकार हैं, जो नए बच्चे हिंदी साहित्य के माध्यम से आगे आना चाह रहे हैं, जी हाँ। हमें उन्हें किस तरह से मार्गदर्शित करना चाहिए, हमें उनको किस तरीके से जोड़े रखना चाहिए? जी हाँ। क्या हम उनके लिए लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करें या किस तरीके से उनके उत्साह वर्धन करने में हम आगे आएँ? मैं चाहूँगा आप इस मामले में अपने सुझाव दीजिए। जी हाँ। पुलिस जी, मैं देखता हूँ कि विद्यालयों में तो जितना प्रयास होता है वो करते हैं, जो है लेखन प्रतियोगिताएँ जी और तरह तरह की गतिविधियाँ चलाते हैं, परंतु लेखक बनने से नहीं बनता कि मेरा ऐसा मानना है। कुछ ईश्वर उसको एक ये अलग से एक ताकत देता है जी और उसमें वो लेखन की कुवत आती है। तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो नवोदित लेखक होते हैं, उनको मैं ये राय देता हूँ कि लिखो कम और पढ़ो ज़्यादा, क्योंकि पढ़ना बहुत आवश्यक है। पाठन से जो है हमें एक दृष्टि मिलती है, एक नया सोच मिलता है, हमें ये पता लगता है कि लेखन किस दिशा में जा रहा है और हमें लेखन में क्या लाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनमें आना चाहिए। तो हम गोष्ठियों के माध्यम से और शिविरों के माध्यम से इस तरह का संदेश देते हैं। मैंने बहुत बढ़िया, आपने जिस तरह से ये गतिविधियों को संकेंद्रित करने की कोशिश की है और इन्हीं गतिविधियों को यदि हम लोग साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं तो साहित्य का सृजन लगातार निर्बाध रूप से बढ़ता रहेगा। आपने हमें, हमारे स्टूडियो को, हमारे पॉप मीडिया इंडिया को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।